स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी ब्राज़ील के एक छोटे से शहर बोआ विस्टा में। ये पड़ता है ब्राज़ील की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट रोराइमा में। तो यहाँ पे मैं आ गया था वेनेजुएला से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके, और वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मतलब ब्राज़ील में मैं लीगली हूँ, मेरे पास वीज़ा था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को वेनेजुएला इलीगल क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से उनका बॉर्डर बंद था और मेरे से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे वो मेरे को क्रॉस करवाने के लिए। तो मैंने वो मना कर दिया और मैं इलीगली आ गया था। तो पिछले 3 दिनों से तो भाई मैं बसों में धक्के खा रहा था कराकस से, ताकि बॉर्डर बंद होने से पहले टाइम पे पहुंच जाऊं, पर पहुंच नहीं पाया। और उससे पहले 5-6 दिन में था कनायमा नेशनल पार्क में, जिसमें मैं एंजल फॉल्स देखने गया था। तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो रखे हैं और मैं वो कपड़े सारे अपने ये बैग यहाँ टांग रखा और ये थैली पूरी लेके जा रहा हूँ। और आज इलीगल क्रॉस करने के चक्कर में मेरे सारे जूते भी ख़राब हो गए, तो वो भी वॉशिंग मशीन में डालूँगा। यहाँ पे एक लॉन्ड्री बताई है मेरे को, 60 मिनट्स लॉन्ड्री का नाम है, और 24 घंटे खुली रहती है, सेल्फ सर्विस है जैसे अमेरिका में होती है। चलो जाके देखते हैं कैसी क्या लॉन्ड्री है। तो अब मैं आज का दिन यहाँ पे हूँ, 28 का पूरा दिन यहाँ पे हूँ, और लगभग 29 का भी पूरा दिन यहीं पे हूँ। 29 की रात की 3 बजे की फ़्लाइट है, मतलब तारीख 30 लग जाएगी, पर कहने में लेमन लैंग्वेज में 29 ही आता है। तो 3 दिन हूँ मैं इस टाउन में अब। तो देखते हैं कहाँ क्या विज़िट करते हैं, क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। छोटा सा टाउन है ब्राज़ील में, बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे तो नहीं है खैर, वेनेजुएला बॉर्डर से मैं 220 किलोमीटर अंदर आ चुका ब्राज़ील के। ये शेल का पेट्रोल पंप आ गया, इसके अंदर वो रही लॉन्ड्री, लेवेंडेरिया, 60 मिनट्स। कोई धो रहा है कपड़े अंदर अभी। भाई डोंकी मारने के चक्कर में मेरी पैंट देखो क्या हालत हो रखी है, और जूतों की देखो, जूते अलग वॉशिंग मशीन में डाल लूँगा वरना सारे कपड़ों में मिट्टी ना हो जाए। कर दी बंद, वहाँ जाके पेमेंट कर रही है शायद। भाई कपड़े अपने धुल गए, अब खुद को धोना है जाके, क्योंकि 3 दिन हो चुके बिना नहाए। भाई मैं धो रहा था कपड़े, वॉशिंग मशीन के पास बैठा था मैं, तो दूर से ना वॉशिंग मशीन दिखती नहीं है कि चल रही है या फिर नहीं चल रही। एक बुढ़ा है एकदम से, हट जा हट जा हट जा हट जा, पुर्तगीज में बोलता हूँ, हट जा हट जा, ये वो। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं आती पुर्तगीज, तब भी अरे यहाँ से हट जा, मेरे को डालने हैं कपड़े इस वॉशिंग मशीन में। तो वहाँ पे एक और बंदा बैठा था, कह रहा है इसको पुर्तगीज़ नहीं आती, और दूसरी बात वो मशीन पहले से ऑक्यूपाइड है, तो क्यों बकवास करने लग रहा है। उसके साथ उसकी वाइफ भी आई थी, तो उसकी वाइफ ने बोला ही इज़ वेरी एक्साइटेड, आई एम सॉरी फॉर हिम। तो आखिरी में मेरे ड्रायर में शायद 10-1 मिनट रह गए थे, मैंने पहले ही कपड़े निकाल लिए क्योंकि सूख ही गए थे कपड़े। तो वो बार बार बूढ़ा कह रहा, अरे इसके ड्रायर में डाल के थोड़ी और सुखा लेते हैं अपने कपड़े, देख इसके मिनट बचे हैं। तो उसकी बीवी कह रही है, अरे रुक जा, इसको जा तो लेने दे पहले, डाल लेंगे। पता नहीं कैसा सनकी आदमी था। भाई जूते नहीं धो पाया, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा था कि भाई हम CCTV से देखने लग रहे हैं आपको, और जूते, कुत्तों के कपड़े या फिर हॉस्पिटल की चीज़ें, ये सब आपको मशीन में नहीं डालनी। तो मैंने नहीं धोए, हॉस्टल जाके धो लेंगे। यहाँ अपना काम हो गया, 40 रील लगे धोने में और सुखाने में, 20-20 रील, ठीक है। भाई कपड़े वगैरह धो के, खुद नहा धो के, इतनी भूख लगी ना मेरे को। मैंने मूवी तो शुरू कर दी थी देखनी टाइम पास करने के लिए, पर भूख इतनी तेज़ लगी क्योंकि 2-3 दिनों से ऐसा ही कुछ भी खा रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया सबवे, टैक्सी लेके आ गया था, वो टैक्सी गई मेरी, 9 रियाल की टैक्सी मिली थी, मतलब लगभग $2 मान लो। कोई नहीं, पूरा पैक करा लूँगा। भाई ये मेरा हॉस्टल है अगले 3 दिनों के लिए। खैर नाइट में 2 स्टे करूँगा, पर तीसरे दिन मेरी रात की 3 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने अगले दिन के लिए भी कराई दिया, क्योंकि $10-11 का था, $11 पर डे के हिसाब से कराया मैंने। इस पे कोई है शायद, इस पे कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, इस पे शायद कोई है, इस पे भी कोई नहीं, इस पे भी कोई नहीं है। तो मतलब खाली पड़े रहते हैं, यहाँ पे कौन आता है अभी, है ना। तो अभी थोड़ा सबवे मेरे को समझ में आया था कि भाई सबवे ही खा लेता हूँ, क्योंकि सही खाना मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे है नहीं। तो अभी 3 दिन बाद पैराग्वे जाऊँगा, तो वहाँ पे संटी भाई मेरे को मिल जाएंगे। पैराग्वे में ऑलरेडी जा चुका हूँ, अब में से 99% लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही पहले वीडियो डाली थी और वो मैं इलीगल तरीके से गया था। मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता, जाके आप देख सकते हो मैं कैसे गया था, मतलब ऐसा कुछ इलीगल नहीं करा था, मैंने एक मजाक के तौर पे चला गया था मैं।
तो अब लीगली मैंने वीज़ा वगैरह लेके अब दोबारा पैराग्वे जाऊँगा। तो ये अपना हॉस्टल है। वो जो अपना टैक्सी वाला भाई इस बार आया वो इंग्लिश बोलता था, कहता तू पहला इंडियन है मेरी गाड़ी में, कहता यहाँ नहीं आते कोई इंडियन। कहता कि मेरे को लगा तो गुयाना से आया है, क्योंकि यहाँ से गुयाना जाते हैं लोग। यहाँ से अब मेरे पास गुयाना के वीज़ा होता तो मैं बाय लैंड गुयाना जा सकता था, काफ़ी लंबी जर्नी होती है वो भी, पर मैं जाता आ गया, मेरे पास वीज़ा होता। तो वीज़ा अप्लाई मैंने कर रखा है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर अभी तक कोई भी रिप्लाई आया नहीं है। तो मैंने कहा नहीं गुयाना से नहीं, कहता बहुत सारे इंडियन रहते हैं गुयाना में। मैंने कहा 40% आबादी गुयाना और सूरीनाम की हिंदूज़ है। तो उसको लगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इंडिया से आया हूँ। तो कहता पहला बंदा है जो तू इंडिया से और मेरी टैक्सी में बैठा है, यहाँ कोई ज़्यादातर इंडियन आते नहीं है। इंडियन मतलब अब तो वो गुयानीज और सूरीनामीज हो गए ना, मैं इंडियन हूँ। तो चलो अब तो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कल कहीं मन करा घूमने का चले जाएंगे। One day later. भाई हॉस्टल में ना सिर्फ 2 ही लोग थे कल। एक जर्मनी का बंदा था, वो गुयाना सूरीनाम घूम के आया था। आज एक जापानी और आ गया और इसने कोलंबिया में बाइक खरीद ली और ये ऑल ओवर साउथ अमेरिका चलाने लग रहा है। पूरा उशवाया तक गया था, बता रहा था कि भाई मैं आ गया वहाँ गया, अब यहाँ पहुँच गया। ये पता नहीं, ये मनाउस से आ रहा है और मेरी टैक्सी आ गई, सबवे जा रहा हूँ मैं, और ये शायद आगे वेनेजुएला ही जा रहा है। कह रहा है मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये है भाई बोआ विस्ता का शहर और यहाँ पे कुछ भी करने को नहीं है, रोडें भी ऐसी खाली पड़ी रहती हैं। भाई मैं अपने 2 हॉस्टल वालों के साथ आया हूँ। मेरे हॉस्टल में है ही ये 2 लोग, एक जापानी बंदा एक जर्मन है। जापानी फुल नशे में है भाई, पता नहीं किस चीज़ के कर रखे इसने या तो हम आए भाई आज असाई खाने। तो असाई मैं आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है। असाई एक होती है आइसक्रीम टाइप होती है, पर ये मतलब फ्रूट्स भी मिला देते हैं उसमें, ग्रेनोला भी मिला देते हैं, ज़्यादा क्रीम भी डालते हैं, तो अच्छा खासा खाना हो जाता है। तो जर्मनी का बंदा यहाँ पे 2 दिन से आ रहा है, कह रहा तू चलेगा आज। मैं कहा चल ले भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ असाई होता क्या है। भाई ये असाई आइसक्रीम होती है, एक तरह से आप असाई को ना आइसक्रीम मान के चलो, बड़े लेवल की आइसक्रीम जिसमें बहुत सब सामान होता है। तो यहाँ पे ml के हिसाब से मिलते हैं, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml। तो ये मान लो आप $3 हो गया। तो सबसे बड़ी वाली ऑर्डर करते हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि 14 रुपये का अंतर है बस, 1 रियाल में 14 रुपये आज की तारीख में। तो अब इसमें चूज़ कर सकते हो, जैसे इस 500 ml वाली में 2 फ्रूट चूज़ कर सकते हो। तो बनाना और कीवी ले लिया, फिर ये 3 कलडास चूज़ कर सकते हो। अब ये क्या है, ये बनाना कीवी इसमें भी यही कर दिया। अब और भी कुछ था, 3 आइटम पे पता नहीं क्या है। अब जो बन के आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस दुकान में ना सब कुछ यही मिलता है कि फ्रूट आइसक्रीम वगैरह जैसा। तो अच्छी दुकान है यार, ये पहले पता होता तो मैं यहीं आता, सबवे नहीं जाता। देखो नेचुरल जूस वूस भी मिल रहा है, तो आइसक्रीम खाते हैं। भाई ये आ गया अपना असाही, देखो इसके ऊपर कीवी है, फिर कितनी लेयर हैं। हाउ टू ईट इट? Just spoon? With spoon? Okay, okay. It's like a pathway. 2 days later. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री, पर ये मेरी कंट्री काउंट नहीं बढ़ाने वाली। 129 की 129 ही रहेगी कंट्री काउंट वेनेजुएला के बाद, क्योंकि ये कंट्री में पहले जा चुका हूँ। आप कहोगे भाई जा चुका है तो वापस से क्यों जा रहा है? वापस से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जब गया था मैं इलीगली गया था। इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है। जब मैं 2021 में ब्राज़ील आया था, इग्वाजू फॉल्स के पास गया था, तो वहाँ से बॉर्डर लगता है पैराग्वे का, और वहाँ पे राज भाई और मैं बस में बैठ के इलीगली चले गए थे। पैराग्वे से मैंने ड्रोन ख़रीदा था, पैराग्वे से मैंने ATM से कैश भी निकलवाया था, ड्रोन के लिए पेमेंट करी थी, और उसी दिन वापस आ गया था मैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं था। अगर मेरे को पकड़ लेते तो शायद पता नहीं क्या होता, बैन हो जाता, क्या हो जाता। पर हाँ, मैंने इमिग्रेशन क्रॉस करा था, मतलब लीगली नहीं करा था, बस चली गई थी। आप वीडियो देख सकते हो जहाँ कैसे आया था मैं, क्या हुआ था उस दिन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, काफ़ी पहले की बात है। तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई एक दिन इसका वीज़ा लेके आएंगे और लीगली विज़िट करेंगे, क्योंकि इन देशों में ना वीज़ा का बड़ा पंगा है भाई। पुलिस रिपोर्ट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। पैराग्वे का अभी भी वीज़ा आपको याद होगा, जब मैं अर्जेंटीना में था तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था, उन्होंने मेरे को वीज़ा दिया ही नहीं था क्योंकि बहुत टाइम लगा रहे थे वो। तो जब अर्जेंटीना छोड़ दिया था ना, तो मेरे पास मेल आया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो मैंने कहा भाई अब मैं अर्जेंटीना थोड़ी ना आऊँगा। तो भाई मैंने उनको बोला था कि मैं तो अर्जेंटीना आने नहीं वाला यार, कुछ मेरा ऐसा करो कि वीज़ा मेरा ट्रांसफ़र कर दो, तुम दिल्ली भेज दो मेरा वीज़ा। तो भाई उन्होंने कहा था ठीक है हमको टाइम लगेगा, पर आपका वीज़ा हम दिल्ली भेज देंगे। उन्होंने उस मेल के भी ये मान लो 5-10 मेल मैंने दोबारा करे कि भाई भेज दो मेरा वीज़ा, दिल्ली भेज दो, भेज दो, भेज दो। लगभग 1 महीने बाद उन्होंने मेरा वीज़ा दिल्ली ट्रांसफ़र करा। फिर मैं एक दिन एम्बेसी गया, मैंने वहाँ के एम्बेसी के
जो इंडियन बंदे बैठे होते हैं उनसे बात करी, जो पूरे अकड़ में रहते हैं कि जैसे पता नहीं उनके पास कौन सी एम्बेडर वाली पावर है। मैंने कहा भाई मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र हो गया, मैं पासपोर्ट लेके आओ अपना, मेरा वीज़ा बस चिपकाना है आप लोगों को और मेरे को पेमेंट करनी है, मेरे से कोई डॉक्यूमेंट लेना उनका कुछ नहीं बनता था। बोला टूरिस्ट वीज़ा था आपका, ऐसे थोड़ी ना ट्रांसफ़र हो जाता है एम्बेसी से, ये कोई रूल नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा भाई अपना मेल चेक तो करो आप लोग, आपके पास आया होगा। मेरे पास ऑफिशियल आईडी से मेल आ रखा है कि हमने दिल्ली भेज दिया। मानना ही नहीं बंदा उस दिन, कहता तो अपने पासपोर्ट की कॉपी दे के जाओ ये वो। फिर मैंने दोबारा अर्जेंटीना वालों को मेल करा, वो कहते हमने बात कर ली है। अगले दिन जब मैंने फ़ोन करा कहता हाँ आ गया, आपका मेल आ गया। भाई इतने अकड़ू क्यों हैं पता नहीं यार, इंडियन लोग क्यों मदद नहीं करते यार एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। फिर भाई वहाँ पे पैसे दिए, 2 दिन बाद मेरे को वीज़ा पेस्ट होकर दिल्ली से मिल गया। तो फिर मैंने सोचा चल देते हैं यार पैराग्वे। यहाँ से अब मेरी फ़्लाइट है पहले बोआ विस्ता से, इतना छोटा एयरपोर्ट है मैं आपको दिखा दूँ, 3 गेट हैं, एक ही शायद इंटरनेशनल वाला है पर वो ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कोई फ़्लाइट ही नहीं है। पहली बात है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, पता नहीं वो अलग करी क्यों रखा है, क्या पता ऐसा होगी कभी करनी पड़ेगी इंटरनेशनल तो एक गेट अलग बना रखा है। 2 3 4 ही गेट हैं, चौथे गेट से हमारी फ़्लाइट है। तो बोआ विस्ता से मेरी फ़्लाइट है, पहले जाएगी ब्रासीलिया जो कि ब्राज़ील की कैपिटल सिटी है। फिर ब्रासीलिया से मेरी फ़्लाइट जाएगी सान पाउलो जो कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी सिटी है और सबसे ज़्यादा कनेक्टेड सिटी है। ब्रासीलिया से भी 4-5 ही देशों में इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती है। फिर सान पाउलो से मेरी फ़्लाइट जाएगी पैराग्वे, इनका पड़ोसी देश है और इनकी कैपिटल से फ़्लाइट नहीं चलती, डिमांड ही नहीं है। तो सान पाउलो से फ़्लाइट जाएगी मेरी आसुंसियों। तो 3 फ़्लाइट है, रात के ना अभी बजने लग रहे हैं भाई लगभग 2:45 की मेरी फ़्लाइट है। और एक दिक्कत है बस इसमें कि मेरा बैग तो चेक इन हो गया, वैसे था नहीं मेरे में चेक इन, मैंने लिया नहीं था, पर लड़की कहती कर दूँ चेक इन, मैंने कहा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है बस इसमें कि भाई मेरा जो इमिग्रेशन होगा ना ब्राज़ील से एग्ज़िट का वो सान पाउलो में होगा। तो सान पाउलो में होगा तो मेरी जब फ़्लाइट ब्राज़ीलिया से लैंड होगी ना सान पाउलो और सान पाउलो से आसुंसियोन, उसके बीच में सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का फ़र्क है। मतलब 1 घंटे बाद 15 मिनट बाद उड़ जाएगी वाली फ़्लाइट। तो मतलब 1 घंटा 15 मिनट बाद वाली फ़्लाइट उड़ जाएगी। तो 1 घंटे में मेरे को भाई फ़्लाइट से एग्ज़िट भी करना है, टर्मिनल भी चेंज करना है, अपना एग्ज़िट का इमिग्रेशन भी कराना है और फ़्लाइट तक पहुंचना है। वैसे हालांकि ब्राज़ील में हो सकता है, पॉसिबल है ये, क्योंकि इतनी भीड़ होनी नहीं चाहिए, पर अगर भीड़ मिल गई तो मेरी वो फ़्लाइट छूट जाएगी। संटी भाई ऑलरेडी कल पैराग्वे पहुँच चुके हैं। तो ये 3-4 दिन थे जो मैंने 3 दिन थे जो कि मैंने बोआ विस्ता में स्पेंड करे और बहुत ही छोटा शहर था, कुछ भी नहीं था दिखाने का। ये बस इसलिए आना पड़ा क्योंकि वेनेजुएला से कोई फ़्लाइट ही नहीं चलती और सबसे पास की सिटी जहाँ से सस्ती फ़्लाइट मेरे को मिल रही थी वो बोआ विस्ता की। इन तीनों फ़्लाइट की कीमत अगर मैं मिला दूँ तो लगभग मेरे को ये फ़्लाइट पड़ी $180 में, तीनों यहाँ से लेकर पैराग्वे तक $180। और आज हम जा रहे हैं गोल एयरलाइन, GOL एयरलाइन, ये ब्राज़ील की एयरलाइन है। चलो भाई चलते हैं। पूरी रात में तीनों फ़्लाइटों में सोऊंगा क्योंकि रात के बज रहे हैं 2 और नींद तोड़ के मैं बीच में आ रखा हूँ। भाई कई बार बंदे मानते नहीं है, कहते हैं झूठ बोल रहा है। पहला बोर्डिंग पास भाई, दूसरा बोर्डिंग पास, ये लैंड होएगी 13:20 पे, मतलब 1:20 पे सान पाउलो, ठीक है। और तीसरा बोर्डिंग पास भाई, इस वाले की शुरुआत ही हो जाएगी बोर्डिंग 1:35, वैसे 2:35 की है। तो 1 घंटे 15 मिनट का है जिसमें मेरे को इमिग्रेशन भी कराना पड़ेगा सान पाउलो में। चलो देखते हैं जो भी रहेगा। तीनों बोर्डिंग पास यहीं से मेरे को मिल गए हैं। भाई ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि एयरपोर्ट पे लाइट चली गई, आ गई 1 ही मिनट में लाइट, पर भाई ज़िंदगी में पहली बार देखा है, बहुत तेज़ बारिश आ गई कि एयरपोर्ट पे लाइट चली गई। भाई मैंने यहाँ से एम्पनाडा ले लिया, इसमें आलू थे, महंगा है बहुत पर ठीक है। भाई ये बड़ा मस्त करा इन्होंने, छाता दिया है सब लोगों को। बारिश होने लग रही है क्योंकि तेज़, मेरा बैग भिगा दिया होगा पक्का। चलो पहली फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। ये आ गया भाई प्लेन में, ये कंपनी है गोल, ब्राज़ील की है ये गोल। चलो भाई अब तो रात हो रही है, कुछ दिखेगा नहीं तो हटा दिया इन्होंने। 15-1 मिनट शायद फ़्लाइट डिले है, 15-20 मिनट। सोता हूँ भाई मैं, थोड़ी नींद पूरी करूँ। भाई ये हो गया मैं ब्रासीलिया में लैंड, जो कि है ब्राज़ील की कैपिटल। और अब यहाँ से अगली फ़्लाइट देख लेते हैं हमारी कौन से गेट से है। हमारी पता नहीं कितने बजे है भाई, मेरे को तो ये भी नहीं पता।
साओ पाउलो की है। साओ पाउलो में 3-4 एयरपोर्ट है। साओ पाउलो कोंगोज गुरालूस सबसे मेन है, जी से आता है वो। साओ पाउलो गुरालूस जो है ना, ये सबसे मेन है। पता नहीं कितने बजे यार फ्लाइट मेरी। भाई बढ़िया एयरपोर्ट बना रखा है ब्राज़ीलिया का। तो स्टारबक्स कॉफ़ी है, मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है भाई आगे, और भी बहुत कुछ होगा। अरे सबवे है वहाँ देखो कोने में। मैं तो कहीं देख के लेटता हूँ। मेरी तो 11:30 बजे फ़्लाइट है और गेट नंबर भी नहीं लगा अभी तो। भाई एक ही दम से एयरपोर्ट खाली हो गया। जब मैंने दिखाया था ना कितनी भीड़ थी, बिल्कुल खाली हो गया। अब क्या फ़्लाइट या नहीं बंद हो गई या जानी बंद हो गई? जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर पता नहीं क्या होता है, एकदम से ही शायद सारी फ़्लाइटें लैंड हुई, क्या हुआ। अब शायद हमारा गेट आ गया होगा। दूसरी फ़्लाइट भाई दिन के लिए। ओ वहाँ पे दूर ब्राज़ीलिया का शहर भी दिखने लग रहा है भाई। दिल्ली जैसा ही लग रहा है। लैंड हो गए 1:13 पे और अगली फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू है मेरी 1:35 पे। 1:13 हो रहे हैं और अभी मैं अंदर ही बैठा हूँ। इमिग्रेशन भी कराना है। मेन दिक्कत ये है, अगर डोमेस्टिक होती तो फटाफट ले लेता मैं। टर्मिनल चेंज होएगा। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है भाई ये। भाई 3 टर्मिनल है। टर्मिनल 1 शायद इनका डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनल कनेक्शंस। चलते हैं सीधा। भाई मैंने आपको क्या बताया था, 1:13 पे मैं एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ था। 1:14 या 15 पे निकला हूँ मैं एयरक्राफ्ट से और 1:23 हुआ है मेरा इमिग्रेशन हो गया, मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। भाई इससे क्या पता चलता है, अगर आप मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ों को बहुत अच्छी से कर दो ना तो मतलब सब कुछ स्मूथली हो जाता है। पर अगर हौच पौच मचा दोगे, ये करो वो करो। मेरे को दोबारा बैग भी चेक इन नहीं करना पड़ा। अमेरिका वाले ने थोड़ा हौच पौच मचा रखा है कि बैग भी दोबारा चेक इन करो। इमिग्रेशन तो मैं बाहर जा रहा हूँ ब्राज़ील से इसलिए, पर मेरे को बैग भी दोबारा चेक इन नहीं, मेरे को सीधा असूंसियोन में मिलेगा बैग। तो इससे यही पता चलता है अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरह कर दो ना, सुखी रहोगे आप भी और दूसरे लोग भी। पता नहीं ये जिस गेट से हम बोर्ड कर रहे हैं बड़ा अजीब गेट है। 269 था भाई। ऐसा पहली बार हुआ है। टर्मिनल में से बाहर निकल गया, मैं बस में बैठ के जाने लग रहा हूँ और मेरा बोर्डिंग पास ही चेक नहीं करा। बस बोल रहे थे जो भी असूंसियोन, ब्यूनस एयर्स वगैरह जा रहे हैं जिनका 269 गेट है, वो बैठो और जाओ, बस में जाओ। अब मेरे को लग रहा है दूसरे टर्मिनल पे छोड़ेंगे हमको ये इस बस में। अब वहाँ पे था मेन टर्मिनल में 269 गेट। अब यहाँ पे 269 को एक रिमोट गेट बना दिया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे डी वहाँ पे 269C, वहाँ 269B, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो उनकी भी 269 से फ़्लाइट, उनको बस में बिठा के रिमोट से गेट पे लेके आते हैं और फिर यहाँ से भेजते हैं। ये अपनी फ़्लाइट जाएगी भाई असूंसियोन। चलो भाई दिन की आखिरी फ़्लाइट लेके पहुँचते हैं हम पैराग्वे। ये पहुँचेगी पैराग्वे 4 बजे। पैराग्वे यहाँ से 1 घंटा पीछे चलता है बोआ विस्ता के टाइम पे, पर साओ पाउलो बोआ विस्ता से 1 घंटा आगे चलता है। तो मतलब बोआ विस्ता के टाइम में ये वापस पहुँच जाएंगे हम जहाँ से चले थे। तो 4 बजे पहुँचेंगे, 5 बजे तक हॉस्टल, रात ही हो लेगी। भाई साओ पाउलो ठंडा हो रखा है बहुत ज़्यादा, 10-12 डिग्री वेदर हो रखा है। ये अपना एक और गोल एयरलाइन का गोल एयरलाइन ने गोल घुमा दिया आज तो पूरे दिन। तीसरी फ़्लाइट आज की। भाई ये लैंड हो गए हम असूंसियोन, पैराग्वे की कैपिटल में।
भाई पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया। इसकी तो मैं बात बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आया था मैं और मेरा बैग नहीं आया। लो भाई, पैराग्वे में बहुत ही बेकार स्वागत हुआ है भाई। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया उतरते ही। पहले तो मैं सबसे आगे सीट थी मेरी लगभग प्लेन में और सबसे पहले उतरा था। मेरे से पहले 4-5 बंदे उतरे थे, फटाफट मैं लाइन में लग गया। भाई मेरा नंबर आया, इंडिया से है ये बंदा, ये हो गया वो हो गया। मेरे को कमरे में लेके गए, पता नहीं मेरे 10 तरह से तो फिंगरप्रिंट लिए, फिर मेरी आइरिस स्कैन करी, फिर मेरी फ़ोटो खींची, ऐसे मुँह कर, ऐसे मुँह कर, ये कर वो कर। जब तक ये सब हुआ सारे बंदे जा चुके थे। फिर मैंने देख लिया भाई मेरा बैग नहीं आया, तो बैग ना आने की पर्ची में कटवा के आ गया हूँ। कह रहे हैं कि मे भी आपका कल तक आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपका साओ पाउलो में छूट गया हो, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत छोटा था, इसलिए आपका हो सकता है सान पाउलो में बैग छूट गया हो। अब मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, पता नहीं अब कॉम्पनसेशन यहाँ तो कुछ देते नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। उस बंदे ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि इस नंबर पे मेरे को कर लियो, तो इस पर कर लेंगे। अब और क्या कर सकते हैं, चलते हैं यार। अब खाना वाना खाऊंगा, मैं सोऊंगा आराम से। दिमाग ख़राब हो गया रात ही। सबसे पहले उतरा मैं और सबसे आखिरी में निकला हूँ। मेरे से बाद अभी कोई नहीं है। पहले उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने इतनी जांच पड़ताल बिठा दी, और वैसे तो खास कुछ नहीं पूछा मेरे से। उनको अपने ही प्रोसेस नहीं पता क्या है। मेरे से इंडिया के एम्बेसी ने $100 ले लिया मल्टीपल वीज़ा के लिए, और इतने 90 डेज़ रुक सकते हो, अब ये है वो है। और उसने स्टैम्प मार के 15 दिन लिख दिया। तो तुम लेते क्यों पैसे जब तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है कि मल्टीपल में कर सकता हूँ, 90 डेज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो तुम लिया ही मत करो पैसे, है ना। तो ये सब हो गया। अब चलते हैं भाई यहाँ से। दिमाग ख़राब हो गया यार, कपड़े हैं नहीं, टावल भी उसी में था। पर चलो संटी भाई है यहाँ पे, तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा इंडियन रेस्टोरेंट जाऊँ, खाना खाऊँ और फिर हॉस्टल जाऊँ। यहाँ पे टैक्सी ऊबर भी चलती है और बोल्ट भी चलती है। पर कल जो जर्मन भाई मिला था बोआ विस्टा में, तो उसने बताया था कि बोल्ट यहाँ पे सस्ती है, ऊबर थोड़ी महंगी है। तो मैं बोल्ट ऑर्डर करता हूँ अभी और चलते हैं सीधा इंडियन रेस्टोरेंट। भाई इंडियन रेस्टोरेंट अभी बंद है और मैं यहाँ से पैराग्वे की करेंसी निकलवा लेता हूँ। भाई इनकी करेंसी बहुत ख़तरनाक है। कुछ $1 में शायद इनके 7000 गुआरिनीज आते हैं। तो पता नहीं कितने निकलवा ले, $100 जितने निकलवा लेता हूँ, और सब कैश में कर लेंगे ना। संटी भाई के भी काम आ जाएंगे। नो ठीक है, देना। $3 ले रहा है, दे देते हैं, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। ये निकल गए भाई इनके गुआरिनी के नोट। ये है 1 लाख गुआरिनी का नोट, मतलब ये मान लो लगभग $14 का एक नोट है ये। तो मैंने निकलवाए हैं 7 लाख, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, देख लो। चलो टैक्सी में चलते हैं। ये निकल गया भाई मैं बाहर। ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट है इनका। भाई हर बार चेक इन करने से पहले मैं डरता हूँ बैगेज कि खोएंगे, ये खोएंगे, छोड़ के आएंगे, खोएंगे, छोड़ के आएंगे। और आज हो ही गया, और मेरे को लग ही रहा था कि आज ही होएगा। नहीं यार, ये तो हर बार ही लगता है। चलो अब टैक्सी वाले का वेट कर रहा हूँ। 46,000 गुआरिनीज में आई है यहाँ से सिटी सेंटर तक। तो मतलब ये मान लो 7,500 का है शायद एक। तो $6-7 में यहाँ से सिटी सेंटर तक। और संटी भाई कल आए थे तो उनको पड़ी थी 65,000 में, क्योंकि उन्होंने करी थी ऊबर से बुक। बोल्ट में पड़ी सिर्फ 46,000 की, 20,000, $3 सस्ती। सही है। ये एयरपोर्ट वो लिखा हुआ सिल्वियो पेतिरोसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से 4-5 देशों में फ़्लाइट जाती है इनकी, जो आसपास के देश हैं। पर आसपास के सारे देशों में चली जाती है लगभग। पर ये है कि दिन में 1 ही 2 फ्लाइट आती हैं। वो पैराग्वे का फ्लैग है भाई। खैर जब मैं वीज़ा लगवाने के चक्कर काटा था अर्जेंटीना में, तो कई बार दिखाया था आपको, रेड ब्लू। ये वो टैक्सी का वेट करते हैं। ये आ गई भाई अपनी टैक्सी। भाई वो जो ब्रिज है ना, वो पार करके आप अर्जेंटीना पहुंच जाओगे। और बीच में नदी चलने लग रही है। वो जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे के सारे अर्जेंटीना में हैं। वो जो लाइट जल रही है, ये जो बीच में नदी आई है, अर्जेंटीना का बॉर्डर है पैराग्वे के साथ।
भाई 46,200 का बिल था, पर बंदे ने 200 काटने की बजाय मेरे को ही ज़्यादा पैसे वापस दे दिए। खैर ज़्यादा 1-2 रुपये वापस दिया है। मेरा नेट एकदम से चलना बंद हो गया यार, पता नहीं क्यों। यहाँ छोड़ गया यहीं खड़ा है अभी। शायद ये वाला है मेरा हॉस्टल, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। चलते हैं इसमें। ये मेरे पीछे अपना हॉस्टल हो गया। इसका किराया मैंने दिया है $22 3 रातों के लिए। काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अच्छा है। संटी भाई के लिए दूसरा बुक किया था मैंने, और वो बोले अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी कल से वो यहाँ पे आ जाएंगे। आज दूसरे में सो रहे हैं। तो अभी तो वैसे भी शाम ही हो गई, 6 बज गया। पास में एक मॉल है जिसके अंदर पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग ये सब है, तो खाना खाने जा रहा हूँ। मेरा पता दिमाग और ख़राब क्यों हो रहा है, मेरे ना कान में बहुत तेज़ दर्द होने लग रहा है, पता नहीं क्यों। फ़्लाइट में जब मैं सोया ना, उसके बाद से दर्द हो रहा है। मैंने खोलने की कोशिश करी तो और ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ा ही मतलब अजीब सा लगने लग रहा है यार अभी मेरे को। चलो मॉल चलते हैं। भाई समझना पड़ेगा। आ जाओ भाई, इतनी ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ से जम गए बाहर चल के। भाई यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा हट, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। 1 लाख का बिल आया पेप्सी के साथ, और पिज़्ज़ा 1 लाख ही हो गया लगभग, $14। भाई कुछ भी करने का, मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। इतना तेज़ कान में दर्द होने लग रहा है अभी मेरे को, और इस कान से सुनाई भी थोड़ा कम दे रहा है। मतलब हो नहीं जाता, पानी वानी भर जाता है, पर पता नहीं यार क्या हुआ। फ्लाइट में ही हुआ, फिर मैंने शायद कान खोलने की कोशिश करी हो, तो पता नहीं यार क्या हो गया। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। इस वीडियो को रखते हैं ये तक भाई, कल देखते हैं। सबसे पहले शायद डॉक्टर के पास जाऊँगा अगर दर्द ठीक नहीं हुआ, और अगर ऐसे ही रहा तो मेरे को लगता है वापस इंडिया ना जाना पड़ जाए।